अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज नंबर 3.4 को सॉल्व करेंगे, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है। तो मैंने स्टार्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था, जो 3.1 एक्सरसाइज का लेक्चर मैंने अपलोड किया था, कि मैट्रिसेस जो हैं वो इंक्रिप्शन के लिए यूज़ होती हैं और या तो मैसेज को इनकोड और डिकोड करने के लिए यूज़ होती हैं। और भी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम इसके साथ साथ देखेंगे। और इसके अलावा हमने इसकी 3.1, 3.2, 3.3 एक्सरसाइज तक कर लिया। ये इसकी लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमने मैट्रिसेस का ऑर्डर देखा, कैसे देखते हैं मैट्रिसेस का ऑर्डर। उसके बाद मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देखी। उसके बाद हमने इसके दो मेन मेथड्स देखे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको इसको इन सब मेथड्स को कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करना बताऊंगी, उसकी एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगी। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.4। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल one angle is 10 degrees less than the other, find both the acute angles by using Cramer rule। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास दिए हैं दो एक्यूट एंगल्स हैं राइट ट्राइंगल के, और जो दो कंडीशंस दी हुई हैं, ठीक है, उन दोनों कंडीशंस को देखते हुए हमने इसकी दो इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि फ्रॉम द टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। तो मैं स्टूडेंट्स आपको एक बात बताऊं कि जो सम ऑफ एक्यूट एंगल्स होते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि दो एक्यूट एंगल्स का जो सम होता है वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने लिख दी कि x प्लस वाई, एक्स और वाई हमने क्या लेट किए हुए हैं कि x जो है वो फर्स्ट एक्यूट एंगल है और जो y है वो सेकंड एक्यूट एंगल है। और जो पहली कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल, तो जो सम ऑफ एक्यूट एंगल्स इन अ राइट ट्राइंगल होते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इससे हमने फर्स्ट कंडीशन बना ली। उसके बाद सेकंड कंडीशन, इसी की सेकंड लाइन है, वन एंगल यानी कि x, ठीक है, वन एंगल इज x इक्वल टू, इसके बाद क्या है, 10 डिग्री लेस देन द अदर। ठीक है, यानी कि दूसरा, पहला जो एंगल है वो 10 डिग्री लेस है दूसरे एंगल से। तो हम क्या करेंगे, y माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, y क्या है हमारे पास, इधर दूसरा एंगल है और 10 डिग्री क्या है, लेस है, तो इसकी वजह से 10 के साथ माइनस साइन आया। अगर यहाँ पे ग्रेटर का वर्ड यूज होता तो वो यहाँ पे हम प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या बनी, x क्या है, फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर। ठीक है, तो ये दूसरे एंगल से 10 डिग्री लेस है, तो उससे हमारे पास ये दूसरी कंडीशन बन गई। तो उसके बाद हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को अरेंज करना है। वेरिएबल्स को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, तो y के साथ यहाँ पे हमारे पास प्लस साइन है, इस इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो इसके साथ माइनस साइन आ जाएगा और इक्वल टू ये -10 एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते होते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इसके साथ जो x और y के साथ कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं। अब इधर x के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1, y के साथ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे 1 1 आ गया। और दूसरी इक्वेशन में x के साथ 1 है, y के साथ माइनस साइन है, तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड कॉलम होता है वो वेरिएबल्स का होता है। अब इसमें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो x y आ गया, और इक्वल के राइट साइड पे हम जो 90 और -10 है उसका कॉलम लिखते होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद इसको वाली मैट्रिक्स को हमने जो कोएफिशिएंट वैल्यू उसको a का नाम दे दिया और वेरिएबल्स वाली को कैपिटल X, और इक्वल राइट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसको b का नाम दे दिया। तो यहाँ इसको हमने करना था क्रैमर रूल में हम एक फार्मूला यूज करते हैं, x इक्वल टू डी एक्स बाई डी एंड y इक्वल टू डी वाई बाई डी। डी एक्स बाई डी हम x फाइंड करने के लिए और डी वाई बाई डी y फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे A मैट्रिक्स ली है, ये कोएफिशिएंट वाली, इसको हमने A के इक्वल लेट किया है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है,
तो डिटर्मिनेंट लेंगे तो इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने डी के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। और डिटर्मिनेंट कैसे लेते होते हैं, प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं और सेकेंडरी डायगोनल्स को। अब प्राइमरी डायगोनल्स हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस डिटर्मिनेंट जब भी हम लेते हैं तो दरम्यान में हमारे पास माइनस का साइन आता है, ठीक है, और 1 मल्टीप्लाई 1 सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास इसका आ गया -2। और स्टूडेंट्स इसमें क्रैमर रूल के लिए क्या कंडीशन है, अगर आपका डिटर्मिनेंट सिंगुलर आता है तो आपने वहाँ पे ही स्टॉप कर देना है, ठीक है, आगे आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर आता है यानी कोई ना कोई नंबर आ जाता है तो तब आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने dx वाली मैट्रिक्स चूज करनी है। अब dx के लिए आप क्या करते हैं, अब ये जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है 90 - 10, इसको आपने dx जब चूज करोगे तो उसको x वाली प्लेस पे लिख देना है और y वाली प्लेस पे y वाली जो a वाली मैट्रिक्स है उसमें y वाली प्लेस में जो एंट्रीज हैं वही आपने लिखनी है, ठीक है, 1 और -1। उसके बाद हमने प्राइमरी डायगोनल्स और सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाना है, उसी तरह डिटर्मिनेंट लेना है तो हमारे पास dx आ जाएगा। उसके बाद आपने dy वाली मैट्रिक्स को चूज करना है और राइट साइड पे जो मैट्रिक्स b वाली है उसको आपने y वाली प्लेस पे लिखना है और x वाली जो a कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स है, उसके जो x प्लेस पे एंट्रीज हैं उसको आपने x वाली जगह पे लिखना है, ठीक है। फिर उस तरह इसका डिटर्मिनेंट लेना है आपने। फिर जो फार्मूला क्रैमर रूल के लिए हमने देखे हैं उन दोनों को हमने यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। dx हमारे पास आया -80 और dy आया -100, उसको हमने d डिटर्मिनेंट जो ऑफ a आया था उसके साथ डिवाइड करवाना है तो हमारे पास x = 40 आ गया और y = 50। तो फर्स्ट एक्यूट एंगल जो है वो हमारे पास 40 आया है और सेकंड एक्यूट एंगल 50 आया। और अगर आप इन दोनों का सम करें तो वो हमारे पास 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो हमने एक कंडीशन देखी थी कि सम ऑफ एक्यूट एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस फ्रॉम लिटरेचर एंड साइंस, ठीक है। एक क्विज में अब्दुल्ला ने 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस के करेक्ट रिप्लाईज दिए, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट थे, लिटरेचर एंड साइंस। तो 15 करेक्ट आंसर्स पर उसे 125 रुपीज़ मिले रिवॉर्ड के तौर पे, ठीक है। तो जो लिटरेचर वाला सब्जेक्ट था उसके करेक्ट रिप्लाई पर उसे 5 रुपीज़ मिले और जो साइंस का सब्जेक्ट था उसके उनके करेक्ट रिप्लाई पर उसे 10 रुपीज़ मिले। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज ऑफ लिटरेचर एंड साइंस सेपरेटली। हमने ये फाइंड करना है कि उसने लिटरेचर के कितने करेक्ट रिप्लाईज दिए और साइंस के कितने करेक्ट रिप्लाईज दिए, ठीक है, कि उसे 125 रुपीज़ मिले टोटल। तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन बनाते हैं। तो हम लेट करते हैं कि नंबर ऑफ करेक्ट रिप्लाईज लिटरेचर उसको हमने x के इक्वल लेट कर लिया और नंबर ऑफ करेक्ट साइंस रिप्लाईज उसको हमने y के इक्वल लेट कर दिया। तो जो हमारे पास कंडीशन है, ठीक है, हमने टोटल फाइंड करने करेक्ट रिप्लाईज। तो टोटल उसने कितने, अब्दुल्ला ने करेक्ट रिप्लाईज दिए 15 दिए, ठीक है, 20 नहीं लेने क्योंकि 20 तो टोटल क्वेश्चन थे और करेक्ट जो उसने आंसर्स दिए वो 15 थे, ठीक है। तो उन दोनों का लिटरेचर और जो साइंस के जो करेक्ट रिप्लाईज थे उन दोनों का जो सम था वो 15 था, यानी कि टोटल उसने 15 करेक्ट रिप्लाईज दिए, ठीक है। और उसके बाद उसे जो अमाउंट मिली, ठीक है, टोटल अमाउंट वो 125 रुपीज़ मिली और एक्स हमारे पास लिटरेचर के रिप्लाईज हैं करेक्ट और वाई जो है वो साइंस के हैं, ठीक है। तो लिटरेचर के करेक्ट रिप्लाईज पर उसे 5 रुपीज़ मिले और साइंस के करेक्ट रिप्लाईज पर उसे 10 रुपीज़ मिले और टोटल जो उसे अमाउंट मिली वो 25 रुपीज़ मिली, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस आ गई हैं। तो इन दोनों कंडीशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में वही प्रोसीजर है लिखने का
जो एक्स और वाई के साथ कोएफिशिएंट्स हैं उनको सेपरेट लिखना है। फिर उसके बाद हमने वेरिएबल्स वाला कॉलम बनाना है और इक्वल के बाद वाला जो राइट साइड पे लिखे हुए हैं उनका कॉलम बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है स्टूडेंट्स कि आपने यहाँ पे क्रैमर रूल यूज़ करना है या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करना है। तो आपकी अपनी मर्जी, आप क्रैमर रूल भी यूज़ कर सकते हो और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्रैमर रूल का यूज़ किया। इस वाली मैट्रिक्स को मैंने ए के इक्वल लेट कर दिया और इस वाली मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स वेरिएबल्स वाली को, और जो राइट साइड पे कॉलम है उसको मैंने बी मैट्रिक्स के इक्वल रख दिया। ठीक है, उसी तरह क्रैमर रूल के जो फार्मूलाज हैं उनका यूज़ करना है। सबसे पहले हमने जो मैट्रिक्स लेट किया है, जो कोएफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स है, उसको ए के इक्वल लेट किया और उसका डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट लिया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया माइनस, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 आया जो कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे, डी एक्स लेट करेंगे। डी एक्स में जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है ये वाली बी वाली, जो इसको हमने बी के इक्वल लेट किया, उसको एक्स वाली प्लेस में लिखेंगे, और वाई वाली जो ए मैट्रिक्स है उसमें हमने जो वाई प्लेस पे एंट्रीज लिखी हुई हैं उनको एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद प्राइमरी डायगोनल्स और सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 125 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 15 को 10 से मल्टीप्लाई करवाया 150 आया, और 125 को स्टूडेंट्स हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 125 आ गया। तो डी एक्स हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 25 आ गया। उसके बाद हमने इसके डी वाई को लेना है। डी वाई में क्या करते होते हैं, जो बी मैट्रिक्स है, बी राइट साइड पे जो मैट्रिक्स जिसको हमने बी के इक्वल लेट किया, उसको डी वाई जब लिखेंगे तो उसको वाई वाली प्लेस में हमने लिखना है। ठीक है, और जो एक्स वाली प्लेस पे एंट्रीज हैं उनको एज इट इज लिख देना है। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और प्राइमरी डायगोनल्स को और सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाना है। तो डी वाई हमारे पास 50 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने डी एक्स और डी वाई हमारे पास आ गया है, और डी भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो हमने फाइंड किया वो भी आ गया। यहाँ पे हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो डी एक्स की जगह हम 25 जो के आया हमारे पास ये, और डी वाई हमारे पास 50 आया, और डी हमारे पास 5 है। फिर इनकी कटिंग करके हमारे पास वाई की एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी और वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। यानी कि उसने अब्दुल्ला ने लिटरेचर के जो करेक्ट रिप्लाईज दिए हैं वो 5 हैं, और साइंस के जो उसने करेक्ट रिप्लाईज दिए हैं वो 10 हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें ये क्रैमर रूल में ये डी एक्स और डी वाई चूज़ करना नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं इसकी एक सेपरेट से वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग 600 रुपीज़। असद ने 3 नोटबुक्स खरीदी, ठीक है, एंड 2 बुक्स खरीदी और उनकी प्राइस उसने 600 रुपीज़ पे की। ठीक है, और ईमान ने 4 नोटबुक्स और 1 बुक खरीदी और उसने 550 रुपीज़ पे किए। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक। हमने ये फाइंड करना है कि हर नोटबुक की और बुक की क्या कॉस्ट थी बाय यूजिंग क्रैमर रूल। ठीक है, इसमें क्रैमर रूल मेंशन है तो आपने यहाँ पे क्रैमर रूल को यूज़ करना है। ठीक है, ये बहुत ही इजी सा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, और इसकी स्टेटमेंट जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो वो भी इजीली बन जाएंगी। तो सबसे पहले आपने लेट करना है कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, उसको एक्स के इक्वल लेट कर लिया, और कॉस्ट ऑफ अ बुक को वाई के इक्वल लेट कर लिया। फिर जो आपके पास कंडीशंस हैं, अब ये देखें नोटबुक्स हमारे पास क्या है, 3 असद ने जो खरीदी और 2 बुक्स। तो जो नोटबुक्स हैं उनको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो नोटबुक्स 3x आ जाएगा, और बुक्स जो हैं वो उनको y से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो 2y, और कितने रुपीज़ उसने पे किए 600, तो 3x + 2y = 600 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ईमान की ने जो परचेज़ किया वो 4 नोटबुक्स थी, तो 4x आएगा क्योंकि नोटबुक को हमने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, और उसने 1 बुक खरीदी और +1y आएगा। ठीक है, या आप सिर्फ सिंपल y लिख सकते हो, और कितने रुपीज़ पे किए 550 रुपीज़।
तो वो आ जाएगा 4x + y = 550। तो ये मैंने साथ लिखा हुआ है कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये असद की परचेज, उसने 3 नोटबुक्स और 2 बुक्स खरीदी, और ईमान ने 4 नोटबुक्स और 1 बुक खरीदी। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स को हम सेपरेट करेंगे, फिर उसके बाद जो वेरिएबल्स इसमें यूज़ हो रहे हैं एक्स और वाई, उसका कॉलम सेपरेट, और इक्वल के बाद जो नंबर्स हैं 600 और 550 उसको सेपरेट कॉलम में लिख देंगे। ये जो कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, इसको हमने ए के इक्वल लेट किया, और जो वेरिएबल्स वाली है उसको कैपिटल एक्स, और जो राइट साइड पे उसको बी के इक्वल लेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले इसमें कामर जो रूल में फार्मूला यूज़ होता है वो लिखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले हमने डी फाइंड करना है। डी क्या होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तब हम आगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो ए है, ठीक है, ए को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम डी के इक्वल लेट करेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके लिए हम डी भी लिख सकते हैं, और ए के साथ ये इस तरह 2 लाइन जिसको हम एब्सोल्यूट भी कहते हैं वो भी डाल सकते हैं। और इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं? प्राइमरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं और सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट -5 आया जो कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, इसके बाद हमने dx चूज करना है। dx के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते होते हैं, जो राइट साइड पे मैट्रिक्स होती है dx लिख रहे हैं तो उसको राइट साइड वाली मैट्रिक्स को हम x वाली प्लेस में लिखेंगे। ठीक है, और जो y वाली प्लेस है वो ये वाली, जो a मैट्रिक्स में y की जगह एंट्रीज लिखी होती हैं उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। फिर उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 600 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, -550 को मल्टीप्लाई 2, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा के हमारे पास dx आ गया -500। ठीक है, उसके बाद हमने स्टूडेंट्स डी वाई चूज करना है। तो डी वाई के लिए जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है ये 600 और 550 वाली, इसको हमने क्या करना है? y वाली प्लेस पे लिखना है। डी वाई लिखेंगे तो उसको डी वाई वाली प्लेस पे, और जो a वाली मैट्रिक्स में हमारे पास एंट्रीज हैं x की प्लेस पे वो एज इट इज आ जाएंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इन दोनों का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट डी वाई का लिया तो हमारे पास -750 आया। फिर उसके बाद हमने जो क्रैमर रूल में जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं उनको यूज़ करते हुए हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक आ गई और कॉस्ट ऑफ ईच बुक आई, वो नोटबुक को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया तो एक्स हमारे पास 100 आया। तो ईच नोटबुक की जो प्राइस थी वो 100 रुपीज़ आ गई, और ईच बुक की जो प्राइस थी वो हमारे पास 150 रुपीज़ आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स सुंदस एंड जैनब इज 22 ईयर्स। ठीक है, 2 सिस्टर्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, सुंदस एंड जैनब। उन दोनों की एजेस को सम करें, यानी कि दोनों की एजेस को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 22 ईयर्स बनते हैं। तो यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके ये 22 ईयर्स तक हमारे पास एक कंडीशन आती है। अगली कंडीशन को देखते हैं। इफ सुंदस इज 1 ईयर ओल्डर देन ट्वाइस द एज ऑफ जैनब, यानी कि जो सुंदस की एज है वो 1 साल, सुंदस की एज 1 साल ज़्यादा है अगर हम 2 गुना कर लें जैनब की एज को। और हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द एजेस ऑफ बोथ द सिस्टर्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। हमने यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करना है और दोनों सिस्टर्स की एजेस को सेपरेट फाइंड करना है कि जैनब की कितनी है और सुंदस की एज कितनी है। तो स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं सुंदस की एज को x की इक्वल और जैनब की एज को y की इक्वल। तो जो हमारे पास पहली कंडीशन है वो मैंने आपको बताया कि दोनों सिस्टर्स की एजेस का जो सम है वो 22 ईयर्स है। तो x + y = क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, और जो दूसरी क्या है वो सुंदस को हमने सुंदस की एज को x के इक्वल लेट किया और जैनब की एज को y के इक्वल। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं? सुंदस इफ सुंदस इज, ठीक है, x = 1 ईयर ओल्डर देन 1 + 1 आएगा, और ट्वाइस का मतलब है 2 गुना
किसकी है कि जैनब की। तो जैनब की एज को हमने y के इक्वल लेट किया हुआ है, तो 2y आ जाएगा, 2 गुना ज़्यादा है तो 2y। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y प्लस 1 ईयर ओल्डर है, यानी कि 1 साल ज़्यादा है और साथ 2 गुना भी जैनब की एज से। तो यहाँ पे हमारे पास 2y प्लस 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 साल उससे बड़ी है। तो अब सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे, यहाँ पे +2y है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो -2y आ जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि हमने वेरिएबल्स को सेपरेट किया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जिसका नाम दिया उनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम इनके कोएफिशिएंट्स x और y के साथ जो है, फिर उसके बाद वेरिएबल्स का कॉलम और इक्वल के बाद जो है उसका कॉलम बनाते हैं। कोएफिशिएंट्स वाले को a के इक्वल ऐड कर लेते हैं और वेरिएबल्स को हम x के इक्वल और जो राइट साइड पे है उसको b के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज़ करना है। तो उसके लिए जो हम x और y फाइंड करते हैं, a यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इस तरफ आके a का इन्वर्स बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने a इन्वर्स यहाँ पे फाइंड करना है। तो a इन्वर्स का फाइंड करने का जो फार्मूला है वो एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए का फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स जो कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है उसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास -3 आया है जो कि नॉन सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तो देन हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो उसके बाद एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट क्या करते होते हैं, ये जो प्राइमरी डायगोनल्स होते हैं 1 और -2 इन दोनों की हम जगह चेंज करते हैं, -2 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल्स है 1 1, ठीक है, ये एरो मेरा नजर आया, ये सेकेंडरी डायगोनल्स हैं, इन दोनों का हम साइन चेंज करते हैं। अब दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस साइन आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट जो आया उसको इन्वर्स वाले फार्मूले में हमने सिंपल पुट कर देना है। अब -3 डिवाइड हो रहा है सारी एंट्रीज के साथ एडजॉइंट ए वाली, तो सब के साथ -3 को हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 2/3 1/3 1/3 -1/3। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, एक्स फाइंड करने यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। बी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 22 और ये 1, ठीक है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पहले देखते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं या नहीं। तो उसका क्या तरीका मैंने आपको बताया था, आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज में देखना है। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं तब हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 हैं और इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं और तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ 2/3 मल्टीप्लाई 22 प्लस मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो दरमियान में प्लस का साइन आता है, ठीक है। और सेकंड एंट्री को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/3 मल्टीप्लाई 1। इस तरह सेकंड रो को हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट 1/3 मल्टीप्लाई 22 प्लस -1/3, दो साइन को गठर नहीं लिख सकते इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया, -1/3 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद 22 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी है, 3 से मल्टीप्लाई करवा दे। ऊपर 22 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 आ जाएगा और 22 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 44 आएगा। इसी तरह हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 को मल्टीप्लाई करवाना है 1 से तो 1 और 3 को इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3। इसी तरह हमने सेकंड रो को भी मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे 22 को 1 से करवाएंगे 22/3 और प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम है, इसके एलसीएम लेंगे तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमरेटर को ऐड करके लिख देंगे। तो उसको ऐड करके लिखा तो हमारे पास आ गया 44 + 1 45, 45/3 3 और 45 की कटिंग करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा और 22 - 1 21 21 और 3 की कटिंग करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा।
तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू 15 आ गई है और y की वैल्यू 7। तो सुंदस की जो एज है वो 15 ईयर्स आई है और जैनब की एज हमारे पास 7 ईयर्स आई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो जैनब की एज है वो सॉरी सुंदस की एज है वो 2 गुना ज़्यादा है। इस जैनब की एज का 2 गुना कितना होगा? 14 और +1, ठीक है, यानी कि 1 ईयर ओल्डर भी है 2 गुना से, तो +1 वो हमारे पास सुंदस की एज आ जाएगी 15 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटीज ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स, यानी कि 2 ट्रक्स हैं, ठीक है, एक की कैपेसिटी है 10 टन्स एंड दूसरे की कैपेसिटी है 12 टन्स, ठीक है, और वो जो टोटल राउंड ट्रिप्स हैं वो हमारे पास हैं 20, ठीक है, और टोटल टन ऑफ सैंड जो है वो है 226, ठीक है। हमने ये फाइंड करना है कि हाउ मैनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक, यानी कि हर जो दोनों ट्रक्स हैं वो कितने राउंड ट्रिप्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो 10 टन वाला ट्रक है उसको हमने लेट कर लिया x के, और जो 12 टन वाला है उसको y के। तो जो दोनों ट्रक्स है वो दोनों 20 टोटल राउंड ट्रिप्स बनाते हैं, तो उसको हमने फर्स्ट कंडीशन कह दिया x + y = 20। ये क्या है? टोटल राउंड ट्रिप्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये 10 क्या है और 12 क्या है और 226 क्या है? 10 क्या है? 10 टन वाला एक ट्रक है जो कि जिसको हमने x का नाम दिया हुआ है, और 12 टन वाला जो ट्रक है उसको हमने y, और टोटल टन कितने वो बनाते हैं? 226 दोनों ट्रक, ठीक है। तो ये क्या है? टोटल टन्स ऑफ सैंड। तो 10 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि ये 10 टन वाला ट्रक है, ठीक है। 12 टन वाला जो ट्रक है उसको हम y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 12 को, और टोटल वो कितने बनाते हैं? वो 226। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ये जो लेफ्ट साइड पे दोनों वेरिएबल्स के साथ कोएफिशिएंट्स हैं उसको सेपरेट मैट्रिक्स में, और वेरिएबल्स को फिर उसके बाद हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद जो राइट साइड पे उसको भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास मेंशन नहीं है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो हमारी अपनी मर्ज़ी, हम क्रैमर रूल भी यूज़ कर सकते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो क्रैमर रूल का जो फार्मूला है वो है x = dx/d और y = dy/d। जो कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है उसको हमने a के इक्वल ऐड किया, फिर उसके बाद हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो डिटर्मिनेंट लेके देखा तो कि वो नॉन सिंगुलर है, फिर उसके बाद हमने आगे प्रोसीड किया। तो उसके बाद हमने dx और dy चूज़ करना है। dx को चूज़ करने के लिए हमने क्या करना है? जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है उसको x की प्लेस पे लिखना है, और जो a मैट्रिक्स है उसमें y प्लेस पे जो जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है स्टूडेंट्स। डिटर्मिनेंट इसका लेंगे तो वो dx हमारे पास 14 आ जाएगा। उसके बाद हमने dy चूज़ करना है, ठीक है। dy चूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है ये वाली, ये उसको हमने dy जब चूज़ करेंगे उसको y वाली प्लेस पे रखना है, और जो x वाली प्लेस में ये a वाली मैट्रिक्स है, ये x वाली प्लेस में जो एंट्रीज हैं उनको एज इट इज़ रख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमारे पास 26 आ गया। तो हमने जो क्रैमर रूल में फार्मूलाज यूज़ करते हैं x और y को फाइंड करने के लिए, dx की जगह dx की वैल्यू लिखेंगे, dy की जगह dy की, तो देन हमारे पास x और y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो 10 टन वाला जो ट्रक था उसने 7 राउंड ट्रिप्स बनाए, और जो 12 टन वाला ट्रक था उसने 13 राउंड ट्रिप्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, टू मेक 20 kg ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय विद 70% एल्यूमिनियम, ठीक है। 20 kg एल्यूमिनियम अलॉय को बनाने के लिए हमारे पास 70% एल्यूमिनियम है। मेटलर्जिस्ट वांट्स टू यूज़ 2 मेटल। जो मेटलर्जिस्ट है वो चाहता है कि वो 2 मेटल्स का यूज़ करे विद 55% एंड 80% एल्यूमिनियम कंटेंट का, ठीक है। तो हमने ये फाइंड करना है कि हाउ मच ऑफ ईच मेटल शुड ही यूज़, तो वो कितना उसको यूज़ करना चाहिए, हर मेटल को कितना यूज़ करना चाहिए, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है जो 55% एल्यूमिनियम कंटेंट है
मैट्रिक्स आ उसको x kg के, और जो 80% वाला एल्यूमिनियम कंटेंट है उसको y kg हमने लेट कर लेना है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो जो इन दोनों का टोटल है वो है हमारे पास टोटल वेट है वो है हमारे पास 20 kg। तो उससे हम फर्स्ट कंडीशन बना लेंगे। और जो सेकंड है वो है 55% ऑफ एल्यूमिनियम कंटेंट, ठीक है, उसके लिए। और 80% है हमारे पास, 80% एल्यूमिनियम कंटेंट को हमने y के इक्वल लेट किया हुआ है, और 55% एल्यूमिनियम कंटेंट को हमने x के इक्वल लेट किया हुआ है। तो एल्यूमिनियम का जो कंटेंट है वो 55% ऑफ x आएगा प्लस 80% y, और जो टोटल ये इसका कंटेंट है वो है हमारे पास, जो इसके पास है 70% ऑफ 20 kg, ठीक है। तो इसको 70% और टोटल तो हमें इस तरह पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 70% और 20 को आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो 50% को चेंज करने के लिए फ्रैक्शन में तो हम क्या करते होते हैं 100 से डिवाइड करवाते हैं। इसी तरह जहाँ पे परसेंटेज है उसको हम 100 से डिवाइड करवाएंगे। 55/100 हमारे पास 0.55 आ जाएगा, और 80/100 0.8, और 0 को इस 20 वाले 0 से कैंसिल करेंगे और 70 वाले के से भी कैंसिल करके, तो 7 2 हमारे पास 40। तो दो कंडीशंस हमारे पास आ गई। तो इसी तरह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने लिखना है मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। जो कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है उसको a के इक्वल लेट कर लेना है, और जो वेरिएबल्स वाली है उसको x के, और जो राइट साइड पे उसको b के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी मेंशन नहीं है कि आपने यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का यूज़ करना है या क्रैमर रूल का। तो आपकी अपनी मर्जी, आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकती है। तो मैंने यहाँ पे बाय क्रैमर रूल का यूज़ किया है। तो उसका जो फार्मूला यूज़ होता है x इक्वल टू डी एक्स बाई डी और y इक्वल टू डी वाई बाई डी। तो ये वाली जो कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है उसको मैंने a के इक्वल लेट किया, उसका डिटर्मिनेंट लिया, तो मेरे पास आया 0.25 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है और नॉन सिंगुलर है। उसके बाद हम dx चूज़ करेंगे। dx के लिए जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है उसको हमने क्या करना है x वाली प्लेस पे लिख देना है, और y वाली प्लेस पे जो a मैट्रिक्स है उसमें y प्लेस में जो एंट्रीज हैं उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो dx हमारे पास 2 आ गया। इसके बाद हमने dy का चूज़ करना है। dy को चूज़ करने के लिए जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है उसको y वाली प्लेस पे लिखेंगे, और जो a मैट्रिक्स में x की जगह पे एलिमेंट्स एंट्रीज हैं उनको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद हमने dy का डिटर्मिनेंट, इसका dy वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है। तो हमारे पास dx और dy आ गया, dx2 आया, उसको dx की जगह पे लिखा, और dy हमारे पास 3 आ गया। तो d के हमारे पास 0.25 आया, तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास x इक्वल टू 8 आया और y इक्वल टू 12 आ गया। तो 55% एल्यूमिनियम कंटेंट था वो 8 kg, और जो 80% एल्यूमिनियम कंटेंट के साथ जिस मेटल को यूज़ किया था वो 12 kg है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोयाबीन मील्स कंटेन 16% प्रोटीन एंड कॉर्न मील कंटेन 9% प्रोटीन। यानी कि सोयाबीन मील के लिए 16% प्रोटीन है एंड कॉर्न मील के लिए 9% प्रोटीन है। तो हमने इसमें ये फाइंड करना है कि 350 पाउंड जो मिक्सचर है उसके लिए जो 12% प्रोटीन है, तो कितने पाउंड सोयाबीन मील को ऐड करें और कितने पाउंड्स कॉर्न मील को ऐड करें तो हमें 350 पाउंड मिक्सचर ऑफ 12% प्रोटीन हासिल होती है। तो हम लेट कर लेते हैं सोयाबीन मील कंटेन्स 60% प्रोटीन के लिए x और 9% कॉर्न मील प्रोटीन के लिए y, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों का जो मिक्सचर है, यानी कि सोयाबीन मील और कॉर्न मील का जो मिक्सचर है वो है हमारे पास 350 पाउंड, ठीक है। उसको हमने टोटल वेट का नाम दे दिया और इसको कंडीशन 1 है ये हमारे पास, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास जो 16% प्रोटीन है वो x है और जो 9% प्रोटीन है वो y है
और जो टोटल प्रोटीन हमें हासिल होती है वो 12% प्रोटीन ऑफ 350 है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। 16% है प्रोटीन, यानी कि एक्स हमारे पास जो सोयाबीन मील के लिए 16% प्रोटीन है, उसको हमने एक्स का नाम दिया था। तो इसके साथ 16% को मल्टीप्लाई करवाया, और वाई जो था वो हमारे पास कॉर्न मील जो है वो उसमें 9% प्रोटीन है, उसको हमने वाई का नाम दिया था, तो इसको साथ 9% को मल्टीप्लाई करवाया। अब जो राइट साइड पे है, तो ये जो चीज़ हमारे पास प्रोटीन कंटेंट है वो है 350 ऑफ 12%, यानी कि ये चीज़ हमें हासिल हुई। तो इसके लिए परसेंटेज को हम जब ख़त्म करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को खत्म फ्रैक्शन की फॉर्म में जब लिखते हैं तो 100 से हम डिवाइड करते हैं। जहाँ जहाँ पे परसेंटेज है हम 100 से डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद इसे आप कैलकुलेटर पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 16 डिवाइड बाई 100 हमारे पास 0.16 आया, और 9 बाई 100 0.09, और इसको सिंप्लीफाई करवा के हमारे पास 42 आया। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, इन दोनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स को फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और इसको ए का नाम दे दिया, और उसके में जो वेरिएबल्स यूज हो रहे थे उसको सेपरेट मैट्रिक्स में लिखा, और जो राइट साइड पे थी उसको हमने सेपरेट मैट्रिक्स में लिखा। उसके बाद हमने यहाँ पर क्रैमर रूल को यूज करना है एक्स और वाई फाइंड करने के लिए। जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है उसको हमने ए का नाम दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट लिया जो कि हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया था, और ये नॉन सिंगुलर है तो हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद हमने डी एक्स चूज करना है एक्स फाइंड करने के लिए। तो राइट साइड पे मैट्रिक्स होती है उसको हम एक्स वाली प्लेस पे लिखते हैं, और जो ए मैट्रिक्स में वाई प्लेस पे होती है उसको एज इट इज। फिर उसके बाद हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया, तो हमारे पास डी एक्स माइनस 10.5 आया, ठीक है। उसके बाद हमने डी वाई चूज करना है। डी वाई को चूज करने के लिए जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है उसको हमने वाई प्लेस पे लिखा, तो हमारे पास उसके बाद और जो एक्स प्लेस पे थे उसको एज इट इज लिखा। उसके बाद डी वाई का हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो हमारे पास डी वाई -14 आया, और जो क्रैमर रूल के लिए फार्मूलाज यूज करते हैं उसमें डी एक्स डी वाई और डी की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो सोयाबीन के मील के लिए हमारे पास 150 पाउंड्स आया, और कॉर्न मील के लिए 200 पाउंड्स आया, ठीक है। Last question is students, question number 8. The parameter of lot is 190 meter and the width is 1/4 of the length. Find the dimensions, ठीक है। dimension से यहाँ से मुराद लेंथ और width है। तो हमारे पास पैरामीटर गिवन है 190 मीटर, एंड जो फर्स्ट कंडीशन है वो फर्स्ट लाइन में ही है, और सेकंड क्या है, जो विथ है वो 1/4 ऑफ द लेंथ है, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लेट कर लेते हैं, लेंथ ऑफ लॉट क्या है वो x है, और विथ ऑफ लॉट क्या है वो हमारे पास y है। तो जो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी इसकी, वो पैरामीटर ऑफ लॉट क्या है वो हमारे पास 190 मीटर के इक्वल है। अब जो लॉट वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है। 2x + 2y, जो रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो हमारे पास क्या होता है 2x + 2y, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे पैरामीटर है, पैरामीटर की लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होती है, तो लेंथ को हम क्या, लेंथ जो है x, इस तरफ भी x और y, तो दोनों को हम जब ऐड करते हैं तो x + x 2x और y + y 2y, तो पैरामीटर हमारे पास 2x + 2y आ जाएगा, और वो किसके इक्वल है 190 के। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ जाएगी। और सेकंड कंडीशन क्या है कि विथ इज 1/4 ऑफ द लेंथ। तो विथ को हमने y के इक्वल लेट किया हुआ है, तो y इक्वल है 1/4, यानी कि चौथा हिस्सा 1/4 ऑफ द लेंथ। लेंथ किसकी इक्वल है x की, तो 1/4 x आ जाएगा। अब 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y = x1 से मल्टीप्लाई होके x आ जाएगा। तो x लेफ्ट साइड पे आएगा, इसके साथ प्लस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, और =0। इसको हम अरेंज करेंगे, x को पहले लिखेंगे -x, 4y के साथ प्लस साइन है तो +4y। फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में स्टूडेंट्स लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा जो x और y के साथ कोफिशिएंट्स थे उनकी सेपरेट मैट्रिक्स, फिर उसके बाद हमने x और y वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बनाई, और इक्वल के बाद जो नंबर्स थे उनकी मैट्रिक्स बनाई। और इस कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को हमने a की इक्वल लेट किया, वेरिएबल्स वाली को x की और
जो राइट साइड पे है उसको बी के। तो यहाँ पे भी मेंशन नहीं था आपने क्रैमर रूल यूज़ करना है या मैट्रिक्स इन्वर्जन, तो मैंने क्रैमर रूल का यूज़ किया जो कि स्टूडेंट्स को बहुत इजी लगता है, तो इसलिए मैंने क्रैमर रूल का ज़्यादा यूज़ किया है। जो क्रैमर रूल के दो फार्मूला एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी और वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी। तो सबसे पहले जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है उसको ए के को लेट किया और उसका डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट हमारे पास स्टूडेंट्स 10 आया जो कि नॉन सिंगुलर है। फिर उसके बाद हमने डी एक्स का चूज़ करना है। डी एक्स को चूज़ करने के लिए जो राइट साइड पे मैट्रिक्स है आपके पास उसको आपने एक्स वाली प्लेस पे लिखना है, और जो आपके पास वाई वाली प्लेस पे है उसको आपने ए मैट्रिक्स वाई वाली प्लेस पे उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है, और फिर उसका डिटर्मिनेंट लेना है जो डी एक्स आपके पास 760 आया। और इसके बाद डी वाई वाली मैट्रिक्स आपने चूज़ करनी है। तो डी वाई वाली मैट्रिक्स में जो राइट साइड में मैट्रिक्स है उसको आपने वाई वाली प्लेस पे लिखना है और एक्स वाली प्लेस वाली को एज इट इज़ लिख देना है। फिर उसके बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेके स्टूडेंट्स आपके पास डी वाई आ गया 190। तो एक्स और वाई जो हमने क्रैमर रूल के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें आपने डी एक्स डी वाई और डी की वैल्यू को पुट करना है, तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि लेंथ आपके पास आ गई है 76 मीटर और विड्थ आ गई है 19 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.4 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको कुछ भी क्यूरी होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। देन मैं आपके सेपरेट वीडियो भी उस क्वेश्चन की बना दूंगी आपके लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको लीनियर इक्वेशंस को, क्वेश्चन को, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनवर्स लेना, एडजॉइन, ये सब मैं आपको कैलकुलेटर पर करना बताऊंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।